ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अब ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को डिसीजन क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है। डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने बता दिया था, डेमो प्लस क्रेटस। डेमो का मतलब पीपल एंड क्रेटस मतलब सर पावर, मतलब वो देश जहाँ पे पब्लिक का पावर चले उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो क्लियर है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक डिसीजन नहीं लेगा तो क्या कोई दूसरा डिसीजन लेगा, तो हमारे देश में पब्लिक ही डिसीजन लेंगे। दूसरा यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि सपोज करो पहले के टाइम में जब ब्रिटिश रूल जो था हमारे देश में, तो उस समय हमारे देश के लोगों को क्या बात कीजिएगा, हमारे देश के लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं था। प्लस आगे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगता है, जिसके बाद आपके देश में कुछ रिप्रेजेंटेटिव को मौका मिलता है देश को लीड करने के लिए। ये पहले इस चैप्टर में देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मुझे लगता है कि इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर वर्कआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि गिव वन रीजन व्हाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब आपको क्यों लगता है कि हर बंदे को वोटिंग राइट देना चाहिए जो 18 या फिर 18 के ऊपर हो चुके हैं। व्हाई, एनीवन? बिकॉज 18 प्लस जो लोग हैं वो एडल्ट जनरेशन ऑफ आवर कंट्री है, और क्लियर है क्या चीज कि उनके पास ये राइट है, मतलब उनके पास ये सेंटिमेंट है, उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि दे कैन यूज देयर अंडरस्टैंडिंग पावर टू इलेक्ट ऑनेस्ट लीडर टू गवर्न आवर नेशन प्रॉपरली। तो यहाँ पे हर एक बंदे को चाहिए पॉइंट। देखो यहाँ पे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ये टॉपिक है। सही है। तो देखो पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब है कि ये हमारा देश एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, जैसा कि आप जानते हो। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शन में डायरेक्ट जाते हैं 18 प्लस वाले लोग, और इलेक्शन में जाके हम लोग अपना वोट देते हैं और वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे देश को रन कराते हैं। तो ये सब टॉपिक आपने देखा है। सर आप म्यूट हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट हैं। सर म्यूट हैं आप। सर आप अपना माइक अनम्यूट करिए। सर म्यूट है आप। अनम्यूट है आप। ओके चलो, मैं आपको बता रहा था कि सपोज करो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारा देश फॉलो करता है, जिसमें हम लोग जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, एमपीज को इलेक्ट करते हैं। वो एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में जाके पीएम को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हो कैसे कि वो हमारे देश के लिए वर्कआउट करते हैं। तो पार्लियामेंट के इंपोर्टेंस की मैंने बात करा। पार्लियामेंट्री वो सिस्टम है जहां पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जो जीतने वाले बंदे हैं, जो मेजोरिटी में आते हैं, वो सारे बंदे जो है वो एंट्री करते हैं और एंट्री करके हमारे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं, मतलब वो लेजिस्लेचर बनते हैं।
लोकसभा राज्यसभा के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको कि लोकसभा की बात करोगे तो इसको टेम्पोररी हाउस बोलते हैं। यहाँ पे 5 साल तक पॉइंट रहता है, 5 साल के बाद फिर से आपके इलेक्शन होने वाले होते हैं। कंट्री की बात करोगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब सपोज करो कि ये पॉपुलेशन के आधार पे है, सपोज 545, 552 आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके देश में, और ये सब जगह पे इलेक्शन होता है, और ये सारे इलेक्टेड जो एमपी होते हैं वो आपके देश के पीएम को जाकर चुनते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसका देखो यहाँ पे रेशियो बता रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिला था, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला था। देखो यहाँ पे एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नाम है, आप चाहो तो इस सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर जो है वो तुम्हारा नेशनल पार्टी है और नीचे जो है वो रीजनल पार्टी, मतलब स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो इसमें देख रहे हो कि बीजेपी आपके देश की लीडिंग पार्टी है, जो देश को लीड कर रही है, और कांग्रेस जो है वो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का वर्क क्या है। तो रूलिंग पार्टी का मतलब बताया था मैंने कि रूलिंग पार्टी जो होता है, रूलिंग पार्टी जो होता है वो क्या करता है, तो वो देश के सारे डिसीजंस को लेने का काम करता है, प्लस नए नए प्रोग्राम स्कीम रन कराता है, प्लस अगर किसी तरह की समस्या है तो समस्याओं का समाधान भी कराता है। और अपोजिशन पार्टी के वर्क की बात करोगे तो अपोजिशन पार्टी एक वॉचडॉग का काम करता है, मतलब अपोजिशन पार्टी पूरी तरह टेक केयर करता है किसके ऊपर, रूलिंग पार्टी की, रूलिंग पार्टी कोई मिस्टेक ना कर दे, और मिस्टेक करे तो उसको हम ले जाएगा पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करें। तो ये है रूलिंग अपोजिशन, दोनों पार्टियां इंपॉर्टेंट है आपके देश में। अब देखो यहाँ पे कर रहा है कि जितने भी एमपी जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इसके बाद ये सारे एमपी मिलते हैं और मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, वहां पे अपना लीडर चुनते हैं। जो लीडर चुना जाता है उस लीडर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो ये नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी में देखो कौन है, बहुजन समाज बीएसपी है, बीजेपी है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, इसके बाद एनसीपी है, आईएनसी है, आरजेडी है। आरजेडी नेशनल पार्टी नहीं है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, आरजेडी को गलत दे दिया, यहाँ पे ये नेशनल पार्टी नहीं है। और इसके बाद नीचे देख रहे हो वो सब के सब स्टेट पार्टियां हैं। अब देखो इसमें भी दो वर्ड एक आता है, एक होता है कि अलायंस और एक होता है कोलिजन, ठीक है, कोलिजन। जिसमें यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो दिख रहा होगा बच्चों को, वहां पे दिख रहा होगा, माउस लेजर कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं जो माउस जो जहाँ पे है, पॉइंट जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है कोलिजन, एवरीबॉडी? यस देखो यहाँ पे ये वर्ड के बारे में समझो, दो तरह के वर्ड है यहाँ पे, एक है अलायंस, दूसरा है कोलिजन, ठीक है। तो अलायंस के बारे में आप समझ लोगे क्या, जिसकी बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ मिलती है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अलायंस। ध्यान देना कि बिफोर इलेक्शन व्हेन 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इट, जब इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए एक साथ हम लोग मिलेंगे तो हमें बोलेंगे अलायंस। एंड आफ्टर इलेक्शन व्हेन 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर, जब इलेक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा पार्टियां आपस में मिलती हैं सरकार बनाने के लिए, तो इन दैट केस उसे हम लोग कोलिजन बोलते हैं। डन? कोई दिक्कत? अलायंस एंड कोलिजन में अंतर समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। चलो आगे बढ़ो।
अब देखो इसमें लार्जेस्ट अमॉन्ग द पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन, ठीक है। ऑपोजिशन क्या है, तो अभी मैंने बताया था कि सपोज करो कि फर्स्ट जो लार्जेस्ट होगा वो रूलिंग पार्टी बनेगा और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तुम्हारा ऑपोजिशन पार्टी बनेगा। और रूलिंग अपोजिशन के बारे में भी अपने वर्क मिल जाए, रूलिंग पार्टी जो देश को रन कराएगा, अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी के ऊपर दबाव बनाएगा। तो ये टॉपिक के बारे में हमको लगता है कि आप लोगों को पता है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, वो जितने भी रूलिंग पार्टी लोकसभा में मौजूद है रूलिंग पार्टी, उन सबके हेड होते हैं, ठीक है। और सारे एमपी जो है वो मिल के क्या करते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और ये सारे मिनिस्टर अलग अलग चार्जेस लेते हैं और अपने चाहे वो एजुकेशन हो, फिनेंस हो, हेल्थ हो, हर जगह पे वो लोग ईमानदारी पे काम करते हो, देश का आगे विकास करते हैं। तो ये तो हो गया रूलिंग पार्टी। फिर आगे आप देखिएगा कैसे कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं दूसरी तरफ वो लोग एक साथ आती है। सपोज करो कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, इसको तो हम लोग को वोट पे करना चाहिए था कि अगर हमारे इस देश में पीएम बनने के लिए 280 सीट चाहिए, 282 सीट है, 282 अगर सीट चाहिए, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अगर मेरे को 200 सीट आया है और 82 कम है, अब क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे किसी पार्टी जिसके पास 82 सीट है उसके पास कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड होकर उसका 82 मेरा 282 हो गया और उसके बाद मैं अपनी सरकार बना लूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैसे, कोलिशन की सरकार। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ दिया हुआ है कि राज्यसभा जो होते हैं वो सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं भारत में। राज्यसभा की बात करोगे तो ये लोग अपना अलग इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा बिल को पास किया उस बिल को कैंसिल नहीं कर सकते, उसमें मतलब कि देर कर सकते हैं, होता है कि टाइम एडजस्टमेंट करा सकते हैं, उसमें कुछ डिले कराया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, उसको बैन नहीं कराया जा सकता। तो टोटल देख लो तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे देश में मेंबर और राज्यसभा जो होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं जो लोकसभा के मेंबर है वो लोग, ठीक है। टोटल 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्लस 12 जो है वो नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इतने आपके राज्यसभा के लोग हैं। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद देखो स्टूडेंट क्या करता है कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की बात करोगे तो ये जो सेशन उन लोग का चलता है क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, उसमें एमपी जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज इसके थ्रू पार्लियामेंट जो होता है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। क्वेश्चन पूछने वाले पूछेंगे और जो सरकार चला रहे हैं वो उनको आंसर्स देने होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछना जो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज, ठीक है। एंड अपोजिशन पार्टी की बात करो तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ये लोग ज्यादा क्वेश्चन को, अपोजिशन पार्टी को रखा है इसलिए क्या है कि रूलिंग पार्टी देश चलाएगा और तुम क्वेश्चन पूछो, अगर कहीं निगेटिव चीज है तो उसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करो। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे कि कुछ ऐसे मेंबर 12 मेंबर्स होते हैं जिसको जो अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, अच्छे होते हैं किसी भी दूसरे क्षेत्र में, तो उसको आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनेट करता है कि भाई ये भी राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं, डायरेक्टली वो बनते हैं। अब आप देख लो कैसे गवर्नमेंट जो है वो सारे फीडबैक को लेती है जो वैल्यूएबल है और उसके बाद उसके ऊपर अमल करती है और सही तरीके से वर्कआउट करती है। एमपीज की बात करोगे तो ये आपके एक तरफ है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है। अब सपोज करो एक नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं ना है, वो वहां पे नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कौन है? तो वो हमारे बीच से ही है, हम लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही हैं जो उस जगह पे गए हुए हैं। आगे आप लोग कि पार्लियामेंट में दलित, SC ST, माइनॉरिटीज, इन लोग के लिए भी सीट रिजर्व है। तो यहाँ पे देख लो कुछ पॉइंट है। तो मतलब उन लोगों के लिए रिजर्व सीट है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है वहां पे, तो उस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे तो आपको बता दिया जाए कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस तरीके से फाउंड की गई है जिसमें कि किसी को भी, चाहे वो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में है, SC है, ST है, दलित है, फॉरवर्ड है, बैक वाला पॉइंट है, कुछ भी मतलब नहीं। मतलब क्या है कि अगर वो उस देश का नागरिक है तो उसको भी वहां पे सीट रिजर्व दिया गया है। मतलब सबको पार्लियामेंट में जाने का परमिशन है अगर आपके पास मेजोरिटी है तब। अब यहीं पे देखो कि सबको ये अधिकार मिला है लेकिन लेडीज को अधिकार नहीं मिला। तो फीमेल ने बोला कि भाई जब SC ST सबको आपने ये अधिकार दिया तो हमें क्यों नहीं? तो 60 साल से ये केस चल रहा है लगभग कि लेडीजों को भी वहां पे कहाँ पे, मतलब लंबे समय से मूवमेंट चल रहा है लेडीजों के द्वारा कि भाई लोकसभा में हमारा भी सीट रिजर्व करो। जैसे आप देखो पंचायती राज, मैंने उस दिन बताया था आप लोग को कि पंचायती राज में 1/3 सीट रिजर्व है लेडीजों का। तो यही डिमांड इन लोग का है कि भाई लोकसभा में भी 1/3 सीट रिजर्व होना चाहिए फीमेल का, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई फोकस अभी तक नहीं है। तो यहाँ देखो कुछ वर्ड है जिसमें कोलिजन है, अप्रूवल है, अनरिजर्व है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखो यहाँ पे, why do you think our national movement supported the idea that all adults have right to vote? हम लोगों ने इसका सपोर्ट, राइट टू वोट का सपोर्ट क्यों किया? एनीवन? एनीवन? हैंड को रेज करो। ओके अक्षर बोलो। Sir, to elect our representatives. क्या करने के लिए? Sir, to elect our representatives. टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, चलो सही है। Why our national movement has supported the idea that all the, अब देखो यहाँ पे हमारे मूवमेंट ने, जो भी मूवमेंट हम लोगों ने किया इसमें सारे एडल्ट, चाहे वो एडल्ट कोई भी हो, चाहे वो SC हो, ST हो, दलित हो, महादलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, जीव, रिलीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, मतलब नहीं। मतलब क्या है, अगर वो 18 प्लस है तो सबको वोटिंग राइट देना है। तो इसका सपोर्ट हम लोगों ने करा पूरी तरीके से कि भैया वो भी तो हमारे देश का मेंबर है, उसको ये सारे राइट देने चाहिए। तो यहाँ पे वो राइट दिया गया। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये तो इनसे अलग क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ध्यान देना। बोलता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज करंटली इन पावर? हमारे देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है? चैट में मैसेज करो केवल। बीजेपी। ओके सही है। अगला देखिए क्या है, हु इज द करेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया? आपके एरिया से जो MPs है वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव कौन है MPs आपके एरिया के?
एक काम कर लो, देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन करके आप लोग वर्कआउट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अरे नीतीश कुमार तो सीएम ना है जी। ओके, राजीव प्रताप रूडी सही है। Which political parties currently form the opposition? आखिर आज ऑपोजिशन पार्टी के रूप में कौन है? आईएनसी सही है। When were elections last held? मतलब अभी अभी करेंटली जो इलेक्शन खत्म हुआ वो कब खत्म हुआ? सही। अगला देखो, which political party, okay, when will the next election be held? नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर फ्रॉम योर स्टेट? आपके स्टेट पे कितने लेडीज जो हैं वो वहां पे एमपी बन के गए हैं पार्लियामेंट में? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसको होमवर्क में रखिए। भैया खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों पे। हाँ, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है सिविक्स का, ठीक है। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बोलता हूँ, यहाँ पे चैट में आप लोग आंसर देते रहेंगे, और जिसका नाम हम लोग लेंगे वो सारे स्टूडेंट आएंगे आंसर देने के लिए। सबको लाना है, कहाँ पे लाएंगे? नीचे बुलाया जाता है। पूरा पूरा रहेगा तो क्वेश्चन पूछना है। आलोक, अंशुल, अंशुल शर्मा, आप लोग इसी में पेंटिंग कर रहे हो? चैट भी आना चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर्स करोगे आज, ठीक है? रेडी? Yes, sir. चलो, ओके ओके, चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इंडिया फॉलोज, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल? रेज योर हैंड्स। सबने हाथ उठा लिया, एक्सीलेंट। आर्या भारद्वाज, आर्या, आर यू गेटिंग मी? बोलो आंसर।
ओके, चैट में आंसर दीजिए पार्लियामेंट्री। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, हाँ हाँ, आई कैन चैट ओके ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच हाउस हैज मोर पावर, पार्लियामेंट्री और फॉर विच हाउस हैज मोर पावर, लोकसभा और राज्यसभा। रेज योर हैंड्स। ओके, आप सब आंसर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे चैट में सब आंसर कर सकते हो, एवरीबॉडी। लोकसभा होता है, जो राज्यसभा ने किया वो गलत है। ओके, फाइनल सिग्नेचर जो होता है किसी भी बिल को एक्ट के रूप में बदलने के लिए, फाइनल सिग्नेचर किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? The president. प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कि इज इंडिया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक? भारत डेमोक्रेटिक है कि रिपब्लिक है? डेमोक्रेटिक। केवल डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है? सर दोनों है। भारत डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक दोनों सिस्टम को फॉलो करता है। ओके, ये बताओ अमेरिका किस फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन के होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? प्लस फास्ट। होल्डिंग टुगेदर नहीं भैया, कमिंग टुगेदर सही है। ओके, बेल्जियम? बेल्जियम किसको फॉलो करता है बोलो तो? होल्डिंग टुगेदर, सही है, वेरी गुड, होल्डिंग। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कनिष्का। कनिष्का अनम्यूट करोगे आप? यस सर। ओके ओके ओके, आपके लिए सिंपल, आपके लिए क्वेश्चन है कि नेम दैट पॉलिटिकल पार्टी which is in opposition currently? INC. INC, Indian National Congress. Okay, and can you name? sorry तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा चलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कर्तव्य। कर्तव्य ये बताओ कि हमारे देश में, इन आवर कंट्री, कितने साल के बाद वोटिंग राइट दिया गया है? आफ्टर विच? कर्तव्य? एटीन ईयर, सही है। चलो सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, सही आंसर आपका, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा हुआ कि नेम टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आवर कंट्री। दो पड़ोसी देश हमारे देश के। पाकिस्तान। पाकिस्तान, नेपाल। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड।
ये बताओ स्टूडेंट कि मेरा घर, माय हाउस, मेरा घर जो है वो किस रिसोर्स से जुड़ा हुआ है? कौन सा रिसोर्स है मेरा घर? Private resource. Personal और resource. Personal resource. ओके, इंडिविजुअल रिसोर्स, पर्सनल सही है, पर्सनल इंडिविजुअल सब एक ही है। ओके, ये बताओ मेरे को चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क जो है वो किस रिसोर्स से जुड़ा हुआ है? Community resource. कम्युनिटी रिसोर्स। ओके, सही है। अच्छा, ये मेरे को बताओ, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। Reachability. सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हाँ अक्षर बोलो। So those resources which are used in present time and saved for the future generation is called sustainable development. अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। चलो, कर्तव्य। आप बताएंगे कि ये बताओ कि इज इंडिया सेक्युलर और कम्युनल? Secular. सेक्युलर, वेरी गुड। अंशुल शर्मा, अगर इंडिया सेक्युलर है तो कैसे सेक्युलर है? मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडिया हमारा कम्युनल है। आप प्रूव करो कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अंशुल, आप बताइए, हाउ इज इंडिया सेक्युलर? कोई बताएगा? एनीबॉडी? रेज योर हैंड्स। समीर, समीर आंसर बताओ। हाउ इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? कोई बताओ, कोई, एनीबॉडी? Because Constitution of India not give value of any one religion. ओके, इसी क्वेश्चन का आंसर स्वाति। स्वाति आंसर बताइए, हाउ इज इंडिया सेक्युलर कंट्री? सर चैट में लिख दिए। चैट में लिख दी हूँ सर। ओके ओके, बिकॉज इन इंडिया नो रिलीजन अडॉप्ट एज नेशनल रिलीजन। ओके, इसको थोड़ा सा और तरीके से एक्सप्लेन करो। एनीबॉडी? रेज योर हैंड्स। समीर, अपने हैंड को लो कर लो, हैंड को। समीर बताओगे? बताओ समीर, समीर रिप्लाई करिए, हाउ इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? अक्षत बताओ। ओके, अनीश आप ही बताइए। सर मेरा चेक कर लीजिए चैट में। अनीश आप बताइए। अच्छा, लोग, एनीबॉडी, कोई भी बोलो आंसर। सर इंडिया is a secular country because India not adopted any religion as an official religion of country. ओके,
एंड इन इंडियन, देखो अब यहाँ पे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हाउ? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि इंडिया इज सच ए कंट्री where there is no any official religion, ठीक है। in India all religions are treated equally, सही है। no one religion can dominance over the nation, no one major religion can suppress the interest of the minor religion, the government is available here to protect the interest of each and everyone, everybody is independent to celebrate their festival according to their own custom and traditions, नहीं है। that's why India is called a secular country। तो बच्चा लोग ये बताओ, तो कम्युनल कंट्री किसको बोलेंगे? एनीवन रेज योर हैंड्स। कम्युनल कंट्री, कम्युनल स्टेट्स। ओके कनिष्का बताओ। Here a single religion domain on their nation. No other religion have any right. ओके सही है। इस आंसर को बताएंगे आप प्रत्यूष श्रीवास्तव। प्रत्यूष, बोलो कम्युनल कंट्री क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल कंट्री? बोलिए। Yes. Because ओके आलोक रंजन, कम्युनल स्टेट मतलब क्या? आलोक, अनीस बोलो। A country which adopted an official अब देखो कम्युनल स्टेट का मतलब मैंने बताया religion as a religion of country. ओके सही है। सऊदी अरब इज ए कम्युनल कंट्री। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सीलेंट। स्टार्टिंग में तो लगा था कि भाई प्रॉब्लम है, बट अब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा सऊदी अरब इज ए कम्युनल कंट्री, सही है। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है। कम्युनल स्टेट का मतलब मैंने बताया था कि स्टेट अ कंट्री वेयर अ पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंस ओवर द नेशन, जहाँ पे एक खास कोई रिलीजन पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस करता है, वहां पे किसी दूसरे रिलीजन को कोई अधिकार नहीं है, वहां पे कोई अदर रिलीजन अपनी आवाज को रेज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कम्युनल स्टेट्स। ओके ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चले, तो ध्यान दीजिएगा, फोकस करना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री, एनीवन रेज योर हैंड्स। प्री हिस्ट्री, रौनक, रौनक, unmute yourself and respond my question. Those events which have taken place before the invention of writing is called prehistory. Okay, Swati बोलो आंसर। So where no any written records are available. क्या रेन कोड्स? सर क्या हम बोल, फिर से So बोलो। records. So where any so where no any records are available. Okay, सही है। सर हम मतलब- बोल रहे हैं हाँ बोलिए। the period of time before written records are called prehistory. Okay, सही है। मतलब events which have taken place before the invention of writing, ठीक है,
वो सारी घटनाएं जो लिखने का आविष्कार हुआ उसके पहले घटित हो चुकी थी, उसे हम लोगों ने प्री हिस्ट्री बोला। एंड वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट एरा, उस समय का कोई हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और आज भी वो लोग माउथ सर्विस, लिप सर्विस हम लोग का चलता है, ओरल बोलते हैं हम लोग। भाई आदिवासियों ने ऐसा किया होगा तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये ओरल सर्विस चलता है आज भी, आज तक ये चल रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, ये बताओ मेरे को, हाउ मेनी सोर्सेज आर अवेलेबल व्हिच टेल अस अबाउट हिस्ट्री। सोर्सेज कितने तरह के हमारे पास है जो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? दो। कर्तव्य बोलिए। 2 resources, sir. कौन? 2 resources. कौन कौन? Written records ओके, क्या and चीज? written record रिटन रिकॉर्ड and archaeological resources. आर्कियोलॉजिकल, और एक Resources taken by digging. वो मैं रिसोर्स की बात नहीं कर रहा प्रभु, मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दो, पॉइंट समझो। अच्छा ये बताओ, लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री? एनीवन रेज योर हैंड्स। लिटरेरी सोर्स, रौनक बोलो। Which has written records. ओके, ऑल रिटन रिकॉर्ड्स आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या? लिटरेरी सोर्स। सारे के सारे रिटन रिकॉर्ड जो वो लिटरेरी सोर्स है। चलो सही है। अब ये बताओ कि लिटरेरी सोर्स इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। लिटरेरी सोर्स को भी हम लोगों ने 2 तरीके से डिवाइड किया। कौन कौन? नेम देम, एनीवन? Secular and religious. सेकुलर एंड रिलीजियस, दोनों में डिफरेंस? एनीवन? Those resources which are not connected with any religion is called secular resources. अच्छा ये आप लोग बताओ कि रामायण वो सेकुलर सोर्स है कि रिलीजियस सोर्स है? रेज योर हैंड्स। ओके ओके ओके, ये बताओ आशुतोष। आशुतोष बोलिए आंसर। चलो रिलीजियस है, वेरी गुड, सही है। ओके, ये बताओ मेरे को कि 18th century according to British, 18th century was called the starting of modern period inside our country. Why? ब्रिटिश के अनुसार 18th सेंचुरी को भारत में मॉडर्न पीरियड का दर्जा दिया गया। आखिर क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? एनीवन रेज योर हैंड्स। सैयद अली अब्बास, आप बताओ। Also, this period experiences industrialization and technology development. फिर से बोलिए। Because this period experiences industrialization, technology development, and ओके, आप ये कहना चाहते हो कि 18th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा था बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, रेलवे का विकास, इन सब चीजों को देखा था। दैट्स व्हाई हम लोग 18th सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड एंड वी नॉट ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि ब्रिटिश ने 18th सेंचुरी को हमारे देश में मॉडर्न पीरियड की बात की, तो हमारे देश के हिस्टोरियन ने 18th सेंचुरी को किस वर्ड में यूज किया? 18th सेंचुरी को कौन सा टर्म दिया हमारे देश के लोगों ने? रेज योर हैंड्स। समीर।
स्वाति बोलिए। Sir, colonial period. कॉलोनियल पीरियड, व्हाई? जब ब्रिटिश हमारे देश को मॉडर्न पीरियड कह रहे थे तो फिर हमको कॉलोनियल पीरियड करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों उन्होंने बोला? Sir, because the British rulers rule hardly on Indians people. हार्डली। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया हार्डली, नहीं है। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 18th सेंचुरी को हमने कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा? तो कंडीशन हम लोगों ने इस चीज को देखा कि चलो भाई तुमने रेलवे का आविष्कार किया, तुमने इंडस्ट्री का आविष्कार किया, तुमने अर्बन सेक्टर का विकास किया, तुमने सारे के सारे विकास किए, बट these all inventions were for whom? For us? No, these all inventions were for the British only. That's why we call this era as the starting of colonial period inside our country. colonial period का दर्जा हम लोगों ने दिया। अच्छा ये बोलो कि हमारे देश में जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को 3 तरीके से पीरियडाइज किया गया, पीरियड में बांटा गया है। पीरियड कौन कौन? एनीवन? 3 पीरियड के रूप में आपके देश के हिस्ट्री को बांटा गया है। कर्तव्य, Prehistory, proto-history, and history. ये तो हिस्ट्री बांटा आपने। मैं क्या बांट रहा हूँ? मैं पीरियड को बांट रहा हूँ, मैं इवेंट्स को नहीं बांट रहा हूँ। Ancient, medieval, modern. एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। कनिष्का ये बताओ एंशिएंट पीरियड कब से कब तक को कहा जाता है? एनीवन? एंशिएंट पीरियड कब से कब तक कहा जाता है? एंशिएंट बोलो। 0 से 8 सेंचुरी तक। 0 से 8 सेंचुरी तक, चलो ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ, नो 13 नहीं, 0 to 8। अब ये बताओ मेडिवल पीरियड कब से कब तक कहा जाता है? फास्ट। 8 से लेके 18th century. ओके, 8 से लेके 18th सेंचुरी तक, सही है, परफेक्ट। अब ये बताओ स्टूडेंट, हम लोग फिर से थोड़ा बहुत ज्योग्राफी की तरफ चले। ये मेरे को बताओ कि पीपल आर नोन एज द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स फॉर एनी नेशन। किसी भी देश के लिए उस देश की नागरिक जो है ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहे जाते हैं। एनीबॉडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाई? चलो सैयद अली अब्बास बताइए। ओके रौनक बताओ। रौनक, Human resources are indispensable for the economic growth of the country. ह्यूमन बींग्स को ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्यों कहा जाता है? एनीवन? कर्तव्य बोलिएगा। रौनक, एनीबॉडी? आलोक, अक्षत, अनीश, एनीवन हु वांट्स टू रिस्पॉन्ड? ओके देखो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहा जाता है, क्यों? बिकॉज अक्षत, आप बोलो। So because human resources are known as important because of their knowledge and skills, they transfer a valuable resource into a resource. करेक्ट।
तो इनका आंसर, अक्षत का आंसर था कि ह्यूमन बीइंग्स हैव स्किल्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव टेक्निक which they use to convert any raw material into finished goods. Means today we have used our eligibility and capacity to change the face of this world completely. Today we have put our steps inside the universe too. That's why here we can be called as is greatest resource. Okay. चलो अगला पॉइंट है, ध्यान देना. What do you mean by resource? Resource जो टर्म है इसको डिस्क्राइब करो. डिस्क्राइब रिसोर्स. Anybody? Raise your hands. What do you mean by resource? चलो स्वाति. The materials which help us to satisfy our needs are called resources. बहुत अच्छा, वेरी गुड. मतलब एनीथिंग विच मेक अस सेटिस्फाइड, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड करे, वो सब रिसोर्स है. सपोज करो कि जो लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन लेके आप लोग बैठे क्लास अटेंड कर रहे हो, वो भी क्या है? रिसोर्स है. तो कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आपको किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है, सब रिसोर्स है. ठीक है, वेरी गुड. अब ये बताओ स्टूडेंट कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, निर्माण के आधार पर रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 स्टार्ट. एनीबॉडी रेज योर हैंड्स. केतन बोलिए. सर 2. नेम बोलो. बायोटिक और एबायोटिक. डिफरेंस बोलो. Sir, biotic. All livings are called biotic. Abiotic. Non-livings but natural is called by abiotic. Okay, बहुत अच्छा, excellent. अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पर रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया? रेज योर हैंड्स. आप पूरे. आशुतोष. आशुतोष. आशुतोष कहाँ पे कैमरा है? नहीं सर. आशुतोष बोलिए. सर क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया? कनिष्का आप बोलो. केतन गुप्ता. सैयद अली अब्बास आप बताइए. नो. अनीश बताओ. Renewable resource and non-renewable resource. Differentiate between both. Renewable resource can be renewed and non-renewable resource exhaustible. मतलब रिन्यूएबल को रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यू नहीं करेंगे हम लोग. वेरी गुड. चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट. और क्वेश्चन पे हम लोग चले. ये बताओ हाउ कैन वी कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन? रेज योर हैंड्स.
आशुतोष, आशु बस ओनली 2 and 3 minutes. आशुतोष ये बताइए, अच्छा चलो बताओ, ये सैयद अली अब्बास आप बताओ. So by using alternatives and Alternatives decreasing, like by using renewable alternatives and decreasing the use of non-renewable resources. ओके, बहुत अच्छा. आलोक आपके लिए क्वेश्चन है, आलोक अपने को अनम्यूट करेगा. आलोक, आलोक रंजन आपके लिए क्वेश्चन है. Yes, sir. पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ कि इज इंडिया फेडरल और यूनिटरी? भारत हमारा फेडरल है या फिर यूनिटरी है? Federal. फेडरल जस्टिफाई करो, फेडरल कैसे है? आलोक ये बताओ कैसे फेडरल है? एनीवन रेज योर हैंड्स, एनीबॉडी? आर्य भारद्वाज बताइए. सर डिवीजन ऑफ पावर. हमारे देश में पावर का डिवीजन हुआ है, ठीक है. ओके, तो मैं ये देखो, यूनिटरी एंड फेडरल का मतलब क्या होगा, सिंपल समझ लो. यूनिटरी का मतलब ऑल पावर स्टे इन अ सिंगल हैंड. जब सारे पावर एक हाथ में होंगे तो उसको यूनिटरी बोलेंगे, और जब पावर का डिवीजन होगा तो उसको फेडरल बोलेंगे. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट बताओ मेरे को, ये हमारा देश जो है वो फेडरल में भी कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन की होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? रेज योर हैंड्स. कनिष्का बताइए. Sir, holding together. ऐसे, हाउ? Anyone? इंडिया फॉलोज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, भाई है, बट कैसे? कौन बताएगा? नहीं सर. हाँ बताइए, जो एनीबॉडी? Because any state cannot divide itself other a country. India follows holding together federation because in India no one state, मतलब all states are under the control of central government and state government cannot take their support back. State government के पास वो right नहीं कि वो अपना support वापस ले सके. Plus they have to follow all the instructions given by the central government. तो फिर ये बताओ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल मेरे को दो. एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल. रेज योर हैंड्स. केतन. सर यूएसए और स्विट्जरलैंड. सही है, परफेक्ट. ओके 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 ओके. अब ये बताओ स्टूडेंट कि 90 हमारा जो मैंने आपको बताया. अच्छा, जब ये बताओ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? कनिष्का बताइए. अक्षत बताओ. Sir, the power given to the state government by the central government and the power
taken to the state government to the villages or panchayat is known as decentralization. सही है, सही है, बट बोलने का तरीका थोड़ा सा आपने इधर उधर किया। मैंने उस दिन राइटिंग में भी दिया था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, बताया था मैंने। डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल, एंड द पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। सेंटर स्टेट से पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट पे जब हम देंगे तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने लिखवाया था आप लोगों की, 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट का क्या दशा कंडीशन था और 1992 के बाद गवर्नमेंट का क्या कंडीशन हुआ, लोकल गवर्नमेंट, ये लिखवाया था मैंने। तो ये बताओ, इसको कौन बताएगा? एनीवन? समीर। समीर रिस्पॉन्ड करो। चलो कनिष्का आप रिस्पॉन्ड करो। 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था। ओके। और इलेक्शन कंटिन्यू नहीं होते थे। स्टेट गवर्नमेंट जो थे, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके ऊपर रूल करते थे। जबकि 1992 के बाद हुआ क्या कि कंटिन्यू 5 साल 6 साल बाद इलेक्शन कंटिन्यू किया गया, भाई इलेक्शन होना चाहिए। प्लस स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो फंडिंग था उसमें से लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ा। प्लस स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं करेगी। मतलब क्या है, लोकल अथॉरिटी को इंडिपेंडेंट किया गया। प्लस SC ST इन लोग के लिए भी सीट रिजर्व किया गया। लेडीजों के लिए 1/3 सीट जो वो रिजर्व किया गया। मतलब लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दिया गया। ओके, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो 1992 के बाद आपका लोकल गवर्नमेंट, लोकल पंचायत का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये मेरे को बताओ कि इंडिया, हमारा जो कंट्री है, इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री टू। भारत डेमोक्रेटिक है प्लस रिपब्लिक भी है। तो भारत रिपब्लिक कैसे है? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। नहीं यार, है ना, कर्तव्य बताओ। Because India has constitution नो, plus democratic. India is a republican country, not because of constitution. Bharat republican country, you know why? Because the head of our country is elected by the people. क्योंकि हमारे देश ओके इलेक्टेड बाय द, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। ओके, परफेक्ट। ओके, चलो चलते चलते हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टुडे इट्स द लास्ट क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, इट्स द लास्ट। ओके, अक्षत ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तैयार रहना। अक्षत ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए मतलब सबके लिए, पर अक्षत हैंड को रेज जरूर करेगा। ये बताओ मेरे को, ओके, ये बताओ, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों आपके देश में? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स, एवरीवन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, रेज योर हैंड्स। अक्षत बोलो। The Constitution is a rule or law or the set of fundamental documents that laying the fundamental rights of the peoples of our country. Of our country, okay, very good. Anybody else? और कोई? चलो अनीश।
अनीश The Constitution defines the vital and core framework of a country. It also contains the national goals which form the foundation of a country. okay. रौनक रंजन A written document in which all laws, rights, and duties have been described is called constitution. okay. Shayyad Ali Abbas Constitution is a set of rules and regulation on which the government works. ओके तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफेक्ट बहुत अच्छा वेरी गुड गजब का इसमें से पक्का एक आईएएस आईपीएस सब के सब निकलने वाले हैं जिस तरीके पे एसएसटी पे फोकस कर रहे हो आप लोग ठीक है लेकिन इसमें एक दो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने आज रिस्पॉन्ड नहीं खैर स्टूडेंट ने सबने रिस्पॉन्ड किया ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने जवाब नहीं दिया ठीक है तो सब वेरी गुड एक्सीलेंट बेस्ट ऑफ लक रिवीजन करते रहो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ठीक है हैव अ गुड डे हैव अ ग्रेट डे Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.